हम बात करते हैं यूपीएससी 2026 की। देखिए जो आपका बैच शुरू हो रहा है, ये यूपीएससी 2026 के लिए हो रहा है। ये एकदम फाउंडेशन बैच है, यानी कि इस बैच में आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक जैसे कि एनसीईआरटी। और इसमें इतना बेसिक से करवाया जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल सिलेबस बताते हुए एनसीईआरटी और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। और ताकि आपका हर क्वेश्चन जो भी यूपीएससी में आए, हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये जो बैच रहेगा ये आपका इंग्लिश मीडियम का रहेगा। आपकी जो लैंग्वेज होगी, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगी, पर बोर्ड पर आपके सारा का सारा इंग्लिश मीडियम का रहेगा, इंग्लिश वाला बैच। देखिए जब हम यूपीएससी को देखते हैं तो इसके 3 स्टेज दिखाई देते हैं। एक तो रहता है आपका, ये रहेगा आपका यूपीएससी का, एक रहेगा आपका प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, एक मेंस मुख्य परीक्षा, एक रहेगा आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ऐसे करके 3 स्टेज होते हैं, यानी यूपीएससी का पेपर 3 स्टेज में होता है। जो पहली स्टेज होगी, इसको साथ साथ लिखते जाना। पहली स्टेज होगी, इसके 2 एरिया रहेंगे, एक तो रहेगा जीएस, एक रहेगा सी सेट। जीएस जनरल स्टडीज, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा रहेगा सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये रहेगा आपका, ये पहले नहीं था, ये बाद में इसको जोड़ा गया, पहले इसकी जगह ऑप्शनल पेपर होता था। इसमें हम आगे बात करेंगे कैसे इसका रहेगा पेपर। फिर रहेगा आपका मेंस का रहेगा। मेंस में जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं, जैसे कि जीएस का जनरल स्टडीज का पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 4 पेपर होंगे, आप इसको लिख लेना। इसके बाद आपका एसए का पेपर होता है, एक एसए का पेपर होता है। एसए के अलावा 2 पेपर और होते हैं, एक होता है हिंदी का, एक होता है इंग्लिश का। दोनों पेपर में सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, नंबर इनके नहीं जुड़ते हैं। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि कोई इंडिया में सर्विस करे तो उसको बेसिक हिंदी आनी चाहिए, अगर कोई साउथ इंडिया में चला जाए इंग्लिश आनी चाहिए, अगर इंडियन फॉरेन सर्विस में जाता है तो बेसिक इंग्लिश उसको आना चाहिए ताकि उसको एडवांस वाला सिखा सके। ये हो गया आपका इंग्लिश हिंदी का। एक पेपर और होता है, इसमें रहता है आपका ऑप्शनल पेपर, जिसमें कि आपका जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, यानी अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं। उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपने अगर बायोलॉजी से, अगर बायोलॉजी यानी कि आपने बॉटनी से अगर आपने किया ग्रेजुएशन तो आपको बॉटनी लेना होगा, नहीं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं। सेम अगर आपने हिस्ट्री से किया है तो आप बॉटनी ले सकते हो, आप मैथ ले सकते हो। कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट इनमें से चूज कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बेस पर नंबर जुड़ते हैं, ये रहता है। फिर इसके बाद इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू होता है। तो यानी इसके 3 स्टेज होंगे, पहली, सेकंड मेंस, अगले इंटरव्यू। तो 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि प्रीलिम्स स्टेज होती है, प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, एक तो रहेगा आपका जीएस जनरल स्टडीज, दूसरा रहेगा सी सेट। इनको राइट डाउन करने शुरू कर देना, क्योंकि हम जो तीनों स्टेज हमने बताई है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्टेज को हम 1 बाय 1 डिटेल में अब बात करेंगे। प्रीलिम्स में क्या रहता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, यानी कि पहली स्टेज होती है ये, इसके 2 पेपर होते हैं, एक तो रहेगा आपका जनरल स्टडीज का, दूसरा रहेगा सी सेट का। ये 2 पेपर होते हैं, तो इसके ये जो पेपर होता है ये एक दिन में ही होते हैं, यानी सुबह एक पेपर हो गया, दोपहर को एक होगा, ऐसे रहता है। और जो ये पेपर होता है जनरल स्टडीज का होगा, इसमें क्या आता है, इसमें जैसे पूछा जाता है आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, याद रखना पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी के अलावा इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसके अलावा आपका साइंस, जर्नल साइंस लिखा हुआ है, जर्नल साइंस। पर याद रखना इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले आते हैं, ये वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। इस तरह का आपको पूछा जाता है। हिस्ट्री में क्या आ जाता है, इसमें आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक इस तरह का आपका एक पेपर होता है, जिसमें आपके कितने रहेंगे, एमसीक्यू का रहेगा, याद रखना, सब्जेक्टिव नहीं होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन होगा,
इसका ए बी सी डी ऐसे करके दिया जाएगा, उसमें से एक को टिक लगाना होता है, उसी को आपको आंसर शीट बोलते हैं, जिसको OMR शीट होती है, उसमें आपको भरना होता है। ये रहेगा आपका MCQ वाला एरिया। फिर इसके बाद क्या रहेगा, ये आपका MCQ वाला रहेगा। इसमें ये रहेगा आपका जो ये पेपर होता है, ये होता है आपका 2 घंटे का होता है, 2 आवर का, 2 आवर का रहता है, यानी 2 घंटे का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, 100 ही आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। अब बात ये आती है कितने क्वेश्चन में पास हो जाता है। एवरेज हम मानते हैं आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपका ठीक है, यानी कि 52 के आसपास क्वेश्चन ठीक है, तो इस बार आपका आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ये वेरी करता है कट ऑफ पर, कभी कम जाते हैं कभी ज्यादा जाते हैं। एवरेज आप 52 प्लस मान सकते हैं, आपके इतने ठीक होने चाहिए ताकि आपको एक सेफ स्कोर रहे। इसमें क्या ये जो पेपर होता है ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है जो स्टूडेंट है उसको बेसिक जानकारी है। कैसी जानकारी? यानी हर सब्जेक्ट के बारे में, मेन जो सब्जेक्ट है उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके कंसेप्ट क्लियर हैं और वो सही तरीके से उनको निशान लगा सकता है। सिर्फ यही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कई लाख बच्चे फार्म भरते हैं, उनमें से ये तो संभव है नहीं सबकी कॉपियां चेक हो। कुछ बच्चों की जिनकी कॉपी चेक करनी है वे बच्चे छांटने होते, तो यहाँ क्या करेंगे, जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिनको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन बच्चों को छांट दिया जाता है। जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनको यहाँ पर ले लिया जाता है, यानी कि जिन बच्चों के 100 में से 52 से ज्यादा नंबर क्वेश्चन ठीक होते हैं उनको ले लिया जाता है। अब 52 से ज्यादा क्वेश्चन बोला है, याद रखना, क्योंकि जो एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है, अगर टोटल देखा जाए तो 200 का पेपर होता है, और इसी को भी डबल कर 2 नंबर का निकालना है, 52 का डबल हो गया 104। ये आपका रहता है, ये इसकी कट ऑफ जाती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको बोलते हैं CSET। इसमें क्या आता है? इसमें आता है जनरल मैथ 10वीं लेवल का, रीजनिंग, इसके अलावा कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, ऐसे करके आप लिख सकते हो डिसीजन मेकिंग। इसको आगे डिटेल में बताएंगे। जो CSET वाले सर हैं, रमेश ठाकुर सर है, राकेश ठाकुर, आपको इसमें डिटेल में बताएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, वो एरिया उनके उसमें आता है तो वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी सर हैं जैसे कि इसके अलावा आपके जो बाकी सर हैं वो आपके अलग अलग एरिया को इसको कवर करेंगे। यहाँ भी अलग अलग सर आपके अलग अलग एरिया को पढ़ाएंगे। फिर अगला रहता है आपका, ये हो गया, ये था आपका प्रीलिम्स का। अब ये बात आती है कि हाँ, मेंस जो प्रीलिम्स का होता है CSET, इसमें कितने नंबर आने चाहिए? इसका तो बता दिया सर, 52 नंबर, यानी 52 क्वेश्चन इसके ठीक हो। इसमें कितने क्वेश्चन ठीक हो? देखिए ये भी 2 घंटे का होता है, इसमें क्वेश्चन कितने ठीक होने चाहिए? 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चन ठीक होते हैं, इसमें 33% अगर आपके टोटल में से 33% आपके ठीक हैं तो आपका CSET क्वालिफाई हो जाता है। इससे ज़्यादा चाहे आपके 35 है या 60 हैं, आपके मैटर नहीं करते। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में इसी के नंबर जुड़ते हैं, इसके नंबर नहीं जुड़ते, ये फेल जरूर करवा देता है। यानी ये सिर्फ पास होना चाहिए, ये सिर्फ इसलिए रखा गया है। ठीक है। अगला जो रहता है आपका रहेगा PT के बाद आपका जो अगला स्टेज आता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस आता है। मेंस में क्या कुछ आता है? मेंस में यानी मुख्य परीक्षा में मेंस में रहेगा आपके, हम सबसे पहले बात करते हैं GS के पेपर के, मेंस की। यानी मेंस में क्या रहेगा? जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या आएगा? इसका रहता है, उसको जनरल स्टडीज को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं GS पेपर 1। GS मतलब जनरल स्टडीज पेपर 1, जगह कम है इसलिए हम इसको संक्षिप्त में रखते हैं, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं GS 1। इसमें क्या रहेगा? इसमें आएगा आपका हिस्ट्री आएगा, एक एरिया आएगा हिस्ट्री। इसमें कैसा आएगा? हिस्ट्री के एंशिएंट, मेडिवल और इसके अलावा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री।
इसके अलावा इसमें और क्या रहता है, आप इसको अगर लिखना चाहे तो मैं इसको ना संक्षिप्त में ऐसे लिख देता हूँ ताकि बाकी सब्जेक्ट भी लिखे जा सके इसको इसको यहाँ पर लिख देते हैं हिस्ट्री। इसके अलावा आर्ट एंड आपका रहेगा यहाँ पर हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ रहेगा आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री रहेगा आर्ट एंड कल्चर, और इसके अलावा जो आपकी रहेगी वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आएंगी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों लिखना, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, जिसमें कि आपके फोक आर्ट, डांस, फोक, ये रहेगा ना आपका फोक रहेगा, आपका डांस होगा, इसके अलावा आपका आर्किटेक्चर होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको, रविंद्र मिश्रा सर हैं, वो आपको डिटेल में करवाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा जो दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा सोसाइटी। सोसाइटी इसमें इसमें सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नेपोटिज्म, फैमिली, फैमिली स्ट्रक्चर, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, इसके अलावा ये रहेगा, इसमें रहेगा आपका कम्युनिज्म, इसके अलावा आपका रहेगा पॉवर्टी वगैरह, इस तरह की बेसिक चीज़ें रहती है ना, वो रहेंगी यहाँ, वुमेन, ये सारे इशू रहेंगे। ये रहेगा सोसाइटी। इसके बाद आएगी आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी का रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, वो आपका इसका ज्योग्राफी का रहेगा। ज्योग्राफी वाले सर अपना सिलेबस डिटेल में बताएंगे। हम यहाँ पर आपको एक बार ब्रीफ में ये सिलेबस बता रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस आपका आता है, ताकि आपको ब्रीफ में पता रहे आपके पेपर में किस किस चीज़ का एरिया आएगा। फिर रहेगा ऐसे ही रहेगा आपका जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 इसमें क्या रहेगा, जीएस पेपर 2 में रहेगा आपका, इसमें आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी यानी कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पॉलिटी। इसके अलावा इसी का एक एरिया रहेगा गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि सरकार, सरकार जैसे ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इस तरह की चीज़ें आएंगी, ट्रांसपेरेंसी, ये ऐसी चीज़ें। इसके अलावा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस ये वाला एरिया आएगा, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। इसमें इसमें आपके बाकी एरिया आएंगे, इसमें ये आएंगे जैसे कि आपके राइट वाले एरिया होते हैं ना, जिसमें अधिकार होते हैं, अलग अलग राइट होते हैं, वुमेन राइट कैसे काम करेंगे, ये बाकी ये सारे चीज़ें इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा स्कीमें आ जाएंगी, गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं अलग अलग, वो इस एरिया में आएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसमें आएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका एरिया रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडिया चाइना का कैसा रिलेशन है, यूक्रेन रशिया में क्या इशू है, इजराइल हमास में क्या इशू है, अमेरिका अगर टैरिफ लगा रहा था वहाँ का क्या इशू है, ये सारे के सारे एरिया इसमें आएंगे। इसके अलावा जैसे कि अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो बांग्लादेश का किस तरह का इशू है, ये सारे एरिया जीएस पेपर 2 में आते हैं। फिर आता है आपका जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी आता है, इकोनॉमी के बारे में आता है, जीडीपी जीएनपी नहीं, वो पीटी में जीडीपी जीएनपी आएगा। जीडीपी जीएनपी क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एग्रीकल्चर। इसके अलावा प्लानिंग, प्लानिंग एग्रीकल्चर, इसके अलावा आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल आएगा। ये सारी चीज़ें यानी इस तरह की चीज़ें जो आएंगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें इसके एरिया में आएंगे। सर आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। अभी आप ये याद रखो कि आपका कौन कौन सा एरिया आएगा, और जो आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका इकोनॉमी के बाद आपका आएगा, यहाँ पर इकोनॉमी के बाद रहेगा आपका यहाँ पर रहता है इन्वायरमेंट वाला। इन्वायरमेंट का रहेगा, और इसके अलावा रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसको इन्वायरमेंट नहीं बोला, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी,
पर्यावरण एवं परिस्थिति, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी इसमें ये आएगा इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, पोल्यूशन क्या है, इस तरह की चीज़ें आएंगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ये आएंगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड आएगा, जैसे कि कल आपने देखा ना अर्थक्वेक आया है आपका म्यांमार में, तो ये आएगा म्यांमार में अर्थक्वेक आया, क्यों आया, इंडिया में अर्थक्वेक आए तो उससे कैसे बचाव किया जाए, रेमेडीज क्या हो, उसके सोल्यूशन क्या हो, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी यहाँ पर। इसके अलावा ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन बनते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको लिख लेना TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, जगह कम थी इसलिए ऐसा लिखा गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें कैसे रहेगा, इसमें ये आएगा नैनो मेटल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, रोबोटिक्स क्या है, स्पेस क्या है, स्पेस इंडिया का जो इंडिया का है, इंडिया की इंडिजिनस ये क्या है, अचीवमेंट क्या है आपके स्पेस सेक्टर में, इस तरह का डिफेंस सेक्टर कैसे काम करता है, डिफेंस पॉलिसी कैसे काम करती है, आईटी एक्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो इशू होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया में। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर अगला एरिया आएगा, ये आएगा सिक्योरिटी वाला, यानी कि इसमें क्या रहेगा, सिक्योरिटी वाले एरिया में ये रहता है कि आपका जो सिक्योरिटी सेक्टर है, जैसे कि आपका बॉर्डर फेंसिंग है, जैसे कि हम होता है ना, अभी बांग्लादेश से इशू चल रहा है तो काफ़ी एरिया में ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर की फेंसिंग नहीं की गई है, यानी कि जो बॉर्डर के ऊपर वो तार लगाई जाती है ना, उसको बोलते हैं बॉर्डर फेंसिंग। तो ये क्या है, स्मार्ट फेंसिंग क्या है, इसके अलावा नक्सलाइट के इशू क्या है, टेररिज्म के इशू क्या है, ये सारे के सारे इशू आएंगे आपके इस वाले एरिया में। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, आपने देखते हैं ना जगह जगह ऑर्गेनाइज क्राइम का कि भाई कोई किसी के लिए सुपारी ले रहा है, कोई किसी के लिए, ये सारे के सारे चीज़ें इसमें आती है, ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये चीज़ें आपके आती है सिक्योरिटी वाले एरिया में, यानी पेपर 1 2 3 ऐसे रहेंगे। इसके बाद जो अगला आपका एरिया रहता है ये रहेगा पेपर 4 रहेगा। इसमें क्या रहेगा, जीएस पेपर, ऐसे लिख देते हैं जीएस पेपर 4। यहाँ पर पेपर 4 में क्या आता है, इसमें आएगा एथिक्स, इंटीग्रिटी, इसमें ये 3 चीजें लिखी गई हैं बस, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स नैतिकता क्या होती है, सही क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इस तरह के पैरामीटर कि आप क्या डिफाइन करते हैं राइट, क्या चोरी करना राइट है, क्या चोरी करना राइट है, सही है या गलत है, बोलते हैं गलत है। तो क्या कोई भूख से मर रहा हो वो एक ब्रेड चोरी कर ले तो ठीक है या गलत है, तो राइट क्या है, या फिर कोई लग्जरी के लिए चोरी करे तो, अगर लग्जरी के लिए चोरी कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या है, इस तरह के इशू इसमें आते हैं। इसके अलावा यानी सही गलत की परिभाषा क्या है वो आएंगे आपके एथिक्स वाले, एथिकल डायमेंशन में, एथिकल डायलेमा में, यहाँ पर कई सारे आप थिंकर पढ़ते हैं। इसके अलावा इंटीग्रिटी यानी कि जैसे कि आपके ये रहता है ना इंटीग्रिटी में आपके इस तरह के आएंगे कि ईमानदारी, होनेस्टी क्या है, पिताजी के लिए ऑनेस्टी अलग हो सकती है, बच्चे के लिए अलग हो सकती है, सरकार के लिए क्या ऑनेस्टी है, आखिर होनेस्टी है क्या, ऑनेस्टी। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एप्टीट्यूड करेज क्या है, यानी धैर्य क्या है, परसिवरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें, एंगर क्या है, एंजाइटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें ना इस वाले एरिया में आते हैं। और इनके थिंकर आते हैं, जैसे जैसे सोक्रेटिस है, सुकरात, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, इस तरह के रूसो है, ये सारे के सारे गांधी जी हैं, गांधी जी भी एक थिंकर माने जाते हैं, कौटिल्य है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर कई सारे और हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ये सारे के सारे थिंकर माने जाते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, रोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें इस वाले एरिया में आते हैं। और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है केस स्टडीज, यानी मामला अध्ययन। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें केस स्टडीज, इसमें ये बताया जाता है कि
अगर आप किसी एरिया में हैं, जैसे अगर आप किसी एरिया में, यहाँ पर एक सिनेरियो बनाया जाएगा कि आप किसी एरिया में पोस्टेड है और उस एरिया में क्या हो रहा है, इलीगल इलीगल शराब बन रही है, और आपको क्या है, वो जो शराब बना रहा है, वो कोई शराब बना रहा है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जो जो बड़ा मिनिस्टर है, मिनिस्टर के रिलेशन में है। अगर आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आपको नौकरी जा सकती है, और वो नौकरी जाएगी तो आप काम ही कैसे कर पाएंगे। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं शराब से, तो आप काम कैसे करेंगे, आप वहाँ पर डिसीजन कैसे लेंगे, वो आपके ऊपर प्रेशर बना रही है। यानी इस तरह के कई तरह के सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि क्यों, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पढ़ा है, मेरी एथिक्स ये बोलता है, मेरी इंटीग्रिटी ये बोलती है, मैं इस तरह का इम्पार्शलिटी वगैरह ये सारे ऊपर पढ़ाए जाते हैं, तो इनको अप्लाई करना होता है कि इसको कैसे डिसीजन ले, तो ये सारी चीज़ें आपके इस वाले एरिया में पढ़ाई जाएंगी। ये रहेगा आपका पेपर 4। इसके अलावा जो अगला आपका रहता है, एक होता है, ये आपका होता है एसए का पेपर, एसए एसए निबंध का पेपर। इसमें क्या रहता है ना, इसमें ऐसे करके आपके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और फिर रहेगा सेक्शन 2। ऐसे इसमें ना, इसमें आपके ऐसे आते हैं, तो ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे आपको ऐसे आते हैं। तो इनमें से क्या रहता है ना, आपको इन दोनों सेक्शन में से आपको ऐसे करने होते हैं। एक ऐसे इस सेक्शन में से करना होता है, एक इस सेक्शन में से करना होता है, ऐसे करके आपको ऐसे होंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है, इसमें एक टेंडेंसी देखी जाती है ऐसे वाले सेक्शन में। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो टेंडेंसी देखी जाती है ऐसे वाले सेक्शन में, ये जो आपकी टेंडेंसी होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं किस तरह के ऐसे आएंगे। जैसे यहाँ पर रहते हैं आपके फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, यानी ये वहाँ पर आगे डिटेल में आपको सिलेबस लिखवाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। और जो सिलेबस आपको दिया गया है माइक्रो एनालिसिस वाला, उसमें डिटेल में भी है। इसके अलावा जैसे कि आपके पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड जो हैं, ये सारे के सारे डायमेंशन इसमें आएंगे। याद रखना, प्रीलिम्स में भी आपका करंट अफेयर आता है। यहाँ पर अगर आपने नहीं लिखा है तो यहाँ पर नोट कर लेना, जो प्रीलिम्स का आपका एरिया है ना, ये वाला एरिया है, ये वाला जैसे यहाँ पर है ना, ये हाँ लिखा हुआ है आपने, तो यहाँ भी करंट अफेयर रहेगा। तो करंट अफेयर आपका पीटी में भी रहेगा, मेंस में भी रहेगा, और एसए में भी आपका करंट अफेयर रहता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका एसए रहता है, जो एसए का पेपर। अब हम बात करते हैं क्या क्या ये आ रहा है। इसके अलावा जो हिंदी होती है, हिंदी का पेपर होता है, और जो इंग्लिश का रहता है, इंग्लिश का पेपर। इसके लिए आपको कोई खास नहीं पढ़ना होता है, इधर आपको बेसिक करवा दिया जाता है। ये 10th लेवल का पेपर आता है, इसमें 10th लेवल के रहते हैं। 10th लेवल की जो आपने जो किताबें पढ़ी है ना, जो आपने जो 10वीं की क्लास में किताब पढ़ी, 10वीं की जो क्लास में जो किताब पढ़ी है, जो हिंदी की, जिसमें बेसिक ग्रामर है, जिसमें जो कंप्रीहेंशन है, वो सारा आता है। इसके अलावा कुछ अलग नहीं आता है। सेम आपका इंग्लिश में होता है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना, और ऐसे ग्रामर और कंप्रीहेंशन ऐसे ही आता है। और ये पूछा जाता है, ये बेसिक आपका आता है, इसमें कोई खास नहीं आता है। इसको आपको पढ़ा दिया जाएगा, अलग अलग सर हैं वो आपको इस एरिया को पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो अगला एरिया आता है वो रहता है आपका ऑप्शनल का। ऑप्शनल को हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शनल, ताकि नए उस पर न जाए। ऑप्शनल का है, इसमें रहता है जैसे कि जो कुछ पॉपुलर है, हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री जो आपके पॉपुलर ऑप्शनल है ना, ये है आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ऐसे करके जितने भी ऑप्शन है ना, सब के तो नहीं पर मैक्सिमम के जो यहाँ पर है ना टीचर हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग का कोई बोले तो इंजीनियरिंग का तो नहीं है सर, पर आपको जैसे जो पॉपुलर ऑप्शनल है ना, ये है हिस्ट्री के सर हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, ज्योग्राफी के हैं, एंथ्रोपोलॉजी हैं, सोसाइटी के हैं। इसके अलावा जो मेन है सबके, फिलोसफी से लेकर सबके सर हैं। अगर आपका जो ऑप्शनल है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर आते हैं, याद रखिए, वहाँ एक एक नंबर मैटर करता है, और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर अच्छे नंबर उठ जाते हैं। ठीक है, ये आपका मेंस का सिलेबस था, बेसिक। अब हम बात करते हैं ये बेसिक जो सिलेबस है, मेंस होता कितने नंबर का है और कितनी कट ऑफ जाती है। जैसे पीटी का तो हमने देखा, यानी अगर आपके 52 से ज़्यादा नंबर हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। सी सेट में आपके 33 से ज़्यादा होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेंस में क्या रहेगा, ये जो पेपर होता है ना, ये रहेगा आपका 250 नंबर का, 250 का। सेम 250 का आपका जीएस पेपर 2 रहेगा।
सेम 250 का आपका जीएस पेपर 3 रहेगा, सेम आपका 250 का आपका ये आपका एथिक्स का पेपर होगा। तो जो ये पेपर होते हैं ना, जो ये पेपर होंगे, जो ये अलग अलग पेपर होते हैं, ये कितनी देर का होता है? सिंपल है, ये कितनी देर का रहेगा? 3 घंटे का, 3 आवर का रहेगा, 3 घंटे का, 3 घंटे का ये पेपर, 3 घंटे का ये, 3 घंटे का ये। इनमें इन वाले एरिया से क्वेश्चन बन के आते हैं। सिर्फ 3 घंटे का ये रहता है। मेंस है कैसा रहेगा? रिटर्न का रहेगा। पीटी होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका पेपर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी कि इसमें क्या करना होता है? इसमें लिखना होता है सब्जेक्टिव। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का लिखना होगा। जैसे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इंडिया का क्या रोल है? इज इंडिया न्यूट्रल? आपको बताना है कि इंडिया न्यूट्रल है या नहीं है। उसको आर्ग्यू, उसके प्लस और माइनस में दोनों में आपको बताना है। इसके अलावा अगर कोई और एरिया से क्वेश्चन आता है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट के ऊपर आता है, तो वहाँ आपको डिटेल में लिखना होता है कि नक्सलिज्म है, कि इंडिया में नक्सलिज्म कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। वो आपको क्लास का एरिया होगा। जब आप आके क्लास करते हैं ना, तो वहाँ पर डिटेल में आपको लिखवाया जाता है, बाकायदा खूब सारा आंसर राइटिंग करवाई जाती है। तो हर जब भी आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी, तो वहाँ पर आपको लिखवाया जाता है कि इसका कैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर रहेगा जैसे आपके एससी होते हैं। एससी जब आपके पूरा एरिया कवर हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह ये सारी कवर हो जाती है, तो तब आपका एससी का एरिया कवर करवाया जाता है। क्योंकि जैसे ही हम एससी बोलेंगे, तब आपको अलग अलग डायमेंशन में उसको लिंक करना है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, ताकि पूरा एरिया आपका कवर हो जाए और डिटेल अंडरस्टैंडिंग बने। ये रहेगा। हाँ, तो हमने ये बात किया था, यानी 250 करके 250 करके इनके नंबर होते हैं, यानी 1000 के आसपास ये नंबर हो चुके हैं। फिर ऐसे कितने का आता है? ये रहता है आपका 275 मार्क्स का, जो आपका ये रहता है इंटरव्यू भी होता है। जब इसमें मेंस में अगर ऑन एन एवरेज आपके 50% से प्लस नंबर आ जाते हैं, लगभग 50 से प्लस नंबर आते हैं, तो भले ही आप यूनिवर्सिटी टॉप ना करो, पर मेंस में आपके ठीक ठाक आपका इंटरव्यू कॉल होने के चांस बन जाते हैं। 50% प्लस नंबर आते हैं। तो इसके बाद जो अगला स्टेज होगा, यानी जिनका मेंस हो जाता है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में क्या रहता है? इंटरव्यू रहता है, ये आपका रहता है 275 मार्क्स का रहता है। याद रखिए 275 मार्क्स का होता है। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर ये रहता है, देखिए फेल तो किसी को करते नहीं है, पर नंबर में वेरिएबिलिटी होती है। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, तो आपके नंबर ठीक आ जाते हैं। अगर ऐसे ही आलतू फालतू में इंटरव्यू देते हैं, यानी कि आप ऐसे सोचते हैं ठीक है, दुखी होकर जाते हैं, तो नंबर कम आते हैं। इंटरव्यू में सिलेक्शन का कोई इस तरह नहीं होता कि भाई यहीं पर सिलेक्शन करवा के। इंटरव्यू का रोल ये होता है, वो ये देखते हैं कि बच्चा कितना स्टूडेंट है, वो लड़का है या लड़की, वो कितना सूटेबल है जॉब के लिए। अगर स्टूडेंट ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि वो ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट जिसने प्रीलिम्स पास किया है, मेंस पास किया है, क्या इसको हम सर्विस में भेज सकते हैं? क्या ये अच्छे से सर्विस कर पाएगा? इन केस अगर बीच में छोड़ देगा, तो मुश्किल हो जाएगी ना। नई रिक्रूटमेंट करो, फिर 2-3 साल का प्रोसेस। तो यहाँ पर सिर्फ ये जांचा जाता है, ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट हैं, वो सूटेबल कितना है। ज़्यादा सूटेबल लगेगा ज़्यादा नंबर देंगे, कम लगेगा कम देंगे। तो फिर इसके बाद क्या रहेगा? इसके भी जो नंबर होते हैं 275, ये नंबर आपके इंटरव्यू के भी जुड़ जाते हैं, और जो कट ऑफ होती है इसमें से रहती है। अगर किसी स्टूडेंट के 52% नंबर है, वो यूपीएससी का पता लगा रैंक 1 नहीं आ जाता है। यानी 52% वाला, भले ही आप अपने आसपास के ज़िले में नाम न हो, भले ही आपके स्कूल में नाम न हो, पर यहाँ पर अगर आपके 52% से ज़्यादा नंबर आते हैं, आप यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। ये था बेसिक सिलेबस। और सिलेबस इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें ना अलग अलग जो सर हैं, जैसे इनका बता दिया, ज्योग्राफी में राकेश सर हैं, ये दूसरे सर हैं, राकेश ठाकुर अलग हैं सर, और ये दूसरे सर है, वो पढ़ाएंगे आपको। सोसाइटी में बबीता मैडम है। इसके अलावा आपका है इकोनॉमी में आपके अंकित सर है। तो आपके अलग अलग जो सर है ना, साइंस में है आपका, साइंस में आपके रहेंगे ये आपके सुनील सर हैं। तो अलग अलग एरिया को अलग अलग लोग पढ़ाने वाले हैं, और इस तरह पढ़ाया जाएगा ताकि आपका जो नोट्स बनेगा ना, देखो आप साथ साथ नोट करते रहना। जो भी नोट्स बनाए ना, संस्थान का स्टडी मटेरियल, नोट्स, एनसीईआरटी इनफ है। उसके अलावा जो संस्थान आपको प्रोवाइड करेगा करंट अफेयर, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है।
इसी में पेपर क्लियर हो जाएगा। बस इसी को मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाई करना, जो कुछ अगर नया कुछ ज़रूरत होगी या कुछ इसके अलावा ज़रूरत होगी, वो संस्थान आपको प्रोवाइड करेगा, आपको बस यही करना है। तो यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। अब मेरा एरिया आता है, मेरा एरिया रहता है, मैं आपको जो शुरू करूँगा ओरिएंटेशन क्लास बेसिकली मैं ही करवाता हूँ। तो मैं उसके बाद जो सर होते हैं, जैसे कि आपके कई बार अलग-अलग टॉपिक से आपका बैच शुरू होता है, कई बार हिस्ट्री वाले सर हैं, तो हिस्ट्री वाले सर आपका बैच शुरू करेंगे, ज्योग्राफी वाले हैं ज्योग्राफी, यानी जो जिन सर की बाकी जगह क्लास नहीं होगी, जो क्योंकि क्लासेस तो सुबह से शाम तक चलती है, जिन सर की अवेलेबिलिटी होगी वो सर आपको आगे पढ़ाएँगे। तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो इस आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर इसकी मेरा जो एरिया आएगा, मैं आपको इस एरिया में दिखाई दूँगा, पॉलिटी और आईआर वाले में, इसमें। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एरिया इकट्ठा होता है, क्योंकि जब मैं जो रहते हैं ना बच्चे ऑप्शनल वाले, उनको मैं पीएसआईआर करवाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस का ये एरिया होगा, आईआर का ये होगा इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक अकेला एरिया आता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? मैं आपको ये बताऊँगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होता है। मैं अपने एरिया के बारे में बता सकता हूँ, बाकी जो अलग सर है वो अलग-अलग टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि सरकारें कैसे काम करती है, देश का ये सिस्टम कैसे चल रहा है, यानी पूरा देश रन कैसे हो रहा है, संसार में अलग-अलग देश रन कैसे हो रहे हैं। लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता है, यहाँ तो पूरी सरकार चलाने की बात आती है, तो सरकार चल कैसे रही है, सरकार के अंदर कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें, यानी जो भी आप पढ़ेंगे वो किताबों के अंदर नहीं पढ़ेंगे, किताबों से बाहर निकल के पढ़ेंगे, यानी किताब को आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका, यानी कि उसका व्यवहारिक धरातल पर उसको उसको इम्प्लीमेंट करते हुए पढ़ेंगे कि कैसे सरकार काम कर रही है। तो इसमें आप साथ-साथ पढ़ते जाना, साथ-साथ इसको एन्जॉय करते जाना, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आ आज तक मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा है जिसने पॉलिटी की क्लास करने के बाद उसको सिस्टम के बारे में नहीं जानकारी हो। आपकी राइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें, देशों के बीच संबंध कैसे बनते हैं, इंडिया किससे संबंध क्यों बना रहा है, इंडिया का फेवरेबल कंट्री कौन है, अनफेवरेबल कौन है, पाकिस्तान से कैसे संबंध बनाने जाने जाने चाहिए, पाकिस्तान से कैसे रिलेशन, ये सारे के सारी एरिया मेरे एरिया, ये सारे के सारी चीज़ें मेरे एरिया में आते हैं, वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना आप अपने देखो ये जो नोट्स है ना, ये साथ-साथ बनाते रहना, ये ज़रूरी है। पेन कॉपी लेकर जैसे-जैसे आपकी क्लास चलती जाए, आप इसको बनाते रहना। बाकी जो सर बताएँगे ना, वो अलग-अलग सर, उनके बारे में उनसे पूछना है सब्जेक्ट के बारे में। पॉलिटी के बारे में पूछना है तो कुछ भी निसंकोच मेरे से पूछ सकते हैं।